हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूं। तो ये पेपर 21 जनवरी 2024 वाला है। तो इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। कुछ लोग परेशान हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दीजिए। तो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद एक पेपर और आपका बचेगा जो 7 जुलाई को हुआ था, तो उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? पहला विकल्प है छात्र को जानकारी प्रदान करना, जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तीसरा विकल्प है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। और चौथा विकल्प है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आलंबन एक नया शब्द लिखा हुआ है। तो अभी मैं जो पहले क्वेश्चन करवा चुकी हूँ तो उसमें मैंने आपको पाढ़ यानी ढांचा और इसके फोल्डिंग के बारे में बताया था। तो उसी का मतलब आलंबन होता है, ये आप याद रखिएगा। तो वाइगोत्स्की बताते हैं कि शिक्षकों को छात्रों का मार्गदर्शन और समर्थन करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि वे उन कार्यों का समाधान करते हैं जो उनकी स्वतंत्र क्षमता के वर्तमान स्तर से परे हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। दूसरा है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तीसरा है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। और चौथा है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है किशोरावस्था के बारे में, यानी जो गलत है वह बताना है। तो पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन शुरू करने के लिए माना जाता है, ये विकल्प भी सही लिखा है। और तीसरा भी सही लिखा है। लेकिन जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, क्योंकि किशोरावस्था का जो समय है, विशिष्टताएं हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं विभिन्न संस्कृतियों में। और इसमें लिखा है कि एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुजाता एक नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, पहला विकल्प है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। दूसरा है बाहरी रूप से प्रेरित है। तीसरा विकल्प है महारत उन्मुख शिक्षार्थी। और चौथा है असफलता परिहार शिक्षार्थी। तो सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए भाग ले रही है क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो ये बाह्य अभिप्रेरक हैं।
दंड, पुरस्कार, ये सभी क्या होते हैं? ये बाह्य अभिप्रेरक होते हैं जो बाहरी रूप से प्रेरित करते हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि वह इसलिए भाग लेती कि नृत्य में भाग लेना उसे आनंदित करता है, तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाता, तो इसमें पहला विकल्प सही होता। लेकिन वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है, तो बाहरी रूप से प्रेरित है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, पहला विकल्प है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। तीसरा है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। और चौथा है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ये सभी को पता है, क्योंकि सभी एक समान रूप से नहीं होते हैं। कोई किसी विषय में रुचि रखता है, कोई शिक्षार्थी किसी अन्य विषय में रुचि रखता है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश पढ़ना पसंद है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के उदाहरण होते हैं। सबके पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो शिक्षक को क्या करना है, ये पूछा गया है। तो विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, पहला विकल्प है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा है अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तीसरा है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। और चौथा है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो ये आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ। जीन पियाजे मानते थे कि ज्ञान जो है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रगतिशील कक्षा में आकलन, पहला विकल्प है गतिशील होता है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ होता है। तीसरा है योगात्मक होता है। और चौथा है मानक संदर्भित होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव जॉन डीवी ने दिया, ये आपको याद रखना है। प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है वह गतिशील होता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब गतिशील होता है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि यह छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति सतत और उत्तरदायी होता है। तो इसीलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? पहला विकल्प है ध्यान देना। दूसरा है क्षय होना। तीसरा है भूलना। और चौथा विकल्प है पुनर्प्राप्ति। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो वह है ध्यान देना। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसकी जगह आपको अवधान भी लिखा मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे ही अवधान भी कहा जाता है। तो अवधान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो अर्थ निर्माण और उसके बाद स्मृति में संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? पहला लिखा है टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। दूसरा है टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। तीसरा है टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। और चौथा है टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक
प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जानकारी का विश्लेषण करना क्या होता है? तो जानकारी के विश्लेषण में किसी विषय या विषय वस्तु के टुकड़े को उसके घटकों में तोड़ना, इन घटकों के बीच संबंधों की जांच करना और अंतर्निहित अर्थ को समझना शामिल है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है? शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसमें आप देख रहे हैं अभिकथन में क्या लिखा है कि शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो इसी तरीके का प्रश्न 20 अगस्त वाले पेपर में भी पूछा गया, लेकिन इसके पूछने का तरीका अलग है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले विकल्प पढ़ते हैं। लिखा है देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। दूसरा है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तीसरा है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। और चौथा है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो गिलगन का तर्क है कि कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है मर्दाना मूल्यों के प्रति पक्षपाती है, और यह महिलाओं के नैतिक विकास के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ये कैरोल गिलगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण दिया गया है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो अभिकथन और कारण वाले प्रश्न जो हैं 2023 वाले पेपर से पूछने शुरू हुए हैं। उसके पहले इस तरीके के प्रश्न कम ही पूछे जाते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। तो कहा गया है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं, और ए की आर सही व्याख्या है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिखा है अपपठन यानी डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। पहला विकल्प है भावनात्मक चित्र बनाने। दूसरा है तंत्रिकीय ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। तीसरा है शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण। और चौथा है संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। तो इसमें फिल करना है। तो डिस्लेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिकीय स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्लेक्सिया एक पठन विकार है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अधिगम अक्षमता से प्रश्न अब जो है दूसरे तरीके से पूछा जाने लगा है, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है तो आपको अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़कर जाना है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक माध्यमिक स्कूल छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? पहला है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। दूसरा है विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार पत्रक पूरी करने को कहें।
तीसरा है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। और चौथा है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इसमें पूछी गई है कि कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। पहला विकल्प है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा है पारंपरिक नैतिकता, तीसरा है विषम नैतिकता और चौथा है स्वायत्त नैतिकता। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है और इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2 चरण बताए हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है। अब इसमें पूछा गया है कि किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो वह है पारंपरिक नैतिकता। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प है विविध दृष्टिकोणों का समावेश, दूसरा है उचित समावेशन का पालन, तीसरा है विभेदित निर्देश देना और चौथा है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। समावेशी कक्षा में सभी को समान रूप से शिक्षित किया जाता है, चाहे उनमें कितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नता हो, यानी सभी को नियमित विद्यालय में समान रूप से शिक्षित करना। तो ये समावेशी शिक्षा कहती है। अब इसमें बताना है कि कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रतिस्पर्धा होती है वह विभाजन और बहिष्कार की भावना उत्पन्न कर सकती है और यह छात्रों को एक साथ कार्य करने और एक दूसरे का समर्थन करने से रोक सकती है। तो जो समावेशी शिक्षा है वह ऐसा प्रोत्साहन नहीं देती है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें जो नहीं है पूछा गया था, इसलिए चौथा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो का एक प्रभावी प्रणाली अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि पहला विकल्प है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, दूसरा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, तीसरा है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और चौथा है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है ये सही है। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। A, B, D इसमें सही है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। पहला विकल्प है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, दूसरा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, तीसरा है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना और चौथा विकल्प है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना।
तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला विकल्प है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तीसरा है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। और चौथा है, शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जॉन डीवी ने दी है और इन्होंने बताया है कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन यानी पाठ उपलब्ध कराता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। पहला विकल्प है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। दूसरा है, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तीसरा है, जेंडर पहचान को मजबूत करना। और चौथा है, जेंडर भूमिका की नियमितता के हतोत्साहित को। तो पूछा गया है कि पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। ऐसे प्रश्न पूछने से किसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। इसमें फिल करना है। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वह गणित में देखने के लिए मिलते हैं। संख्या को मानते हैं, माना संख्या बराबर x, इस तरीके के प्रश्न आते हैं और उसे हल करते हैं, फिर x का मान निकालते हैं। तो ये कहा गया है कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की जो क्षमता है के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसमें फिल करना है। तो ये जो क्षमता है यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं उसमें जो अंतिम अवस्था है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लिखा है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। पहला विकल्प है दृष्टि संबंधी समस्याएं। दूसरा है भाषा की समझ की समस्या। तीसरा है स्वालीनता विकार और चौथा है संचार संबंधी विकार। तो आलोक क्या कर रहा है, सिर को अजीब स्थिति में पकड़ रहा है, आँख को बार बार मूंद रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं यह दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसमें जो अभिकथन है वह तो सही है, लेकिन जो कारण है वह गलत लिखा हुआ है। तो ए सही लेकिन आर गलत। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
बच्चे फिल करना है के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो इसमें फिल करना है। तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? पहला है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। दूसरा है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तीसरा है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। और चौथा है माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। तो छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। सख्त तो आपको होना ही नहीं है। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, ये भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो इससे क्या होगा, उस छात्र को अपने समय को स्वविनियमित करने और प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अभिकथन और कारण। अभिकथन लिखा है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो कारण अभिकथन दोनों ही सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोनों संबंधित हैं और इसीलिए पहला विकल्प सही है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है और भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये सही व्याख्या कर रहा है अभिकथन की। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? पहला विकल्प है शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। दूसरा है अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तीसरा है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और चौथा है अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण दिया गया है बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। अब आप देख रहे हैं अभिकथन में बात हो रही है सहायता करने की, पाड़ देने की, आलम्बन देने की, लेकिन कारण क्या बता रहा है बुद्धि लब्धि के बारे में। तो इसमें सत्य तो दोनों है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? पहला लिखा है यह एक रेखीय प्रक्रिया है। दूसरा है यह एक जटिल प्रक्रिया है। तीसरा है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है और चौथा लिखा हुआ है
यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो इसमें लिखा है यह एक रेखीय प्रक्रिया है, ये गलत है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, ये सही है। यह बहुआयामी भी है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। बी सी डी सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह रेखीय प्रक्रिया नहीं है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में विशिष्ट रूप से प्रकट होती है, जो उन विविध तरीकों को दर्शाती है जिनमें व्यक्तियों की उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर सामाजिकृत किया जाता है। तो रेखीय प्रक्रिया ये नहीं है, तो बी सी डी इसमें सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस पेपर में आप देख रहे हैं कारण और अभिकथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं 21 जनवरी वाले पेपर में। चलिए देख लेते हैं। अभिकथन दिया गया है, कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इसमें दोनों ही सही लिखे हुए हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पहला विकल्प है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। दूसरा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। तीसरा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। और चौथा है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक है और छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। किस तरीके से? छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 21 जनवरी 2024 वाला। किसी भी पेपर में अभी तक मैंने जितने भी पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं उसमें सीडीपी के प्रश्न में आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो में किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।